लास्ट लेक्चर कौन सा था? चैप्टर क्या स्टार्ट किया हमने? हाँ, नाम तो बताओ। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। थोड़ा सा इंट्रो मैंने करवाया था तो उनको बताया था हमें क्या क्या पढ़ना है, उसकी मैं थोड़ी सी रिवीजन करूंगा और फिर आगे जाएंगे। तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, इसमें मैंने तुमको कहा था कि रेस्पिरेशन में हमें मेनली क्या करना है और सर्कुलेशन में मेनली क्या होता है। तुम्हारा पहला लेक्चर है, लास्ट लेक्चर थे ना? हाँ, कल थे। मतलब रेस्पिरेशन में क्या होता है मेनली रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रीदिंग होता है। और ब्रीदिंग में ही क्या होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है और हम एक्सक्रीट करते हैं किसको? CO2 को। ये पढ़ाया था हमने, देखा था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि सर्कुलेशन में क्या होता है। सर्कुलेशन में हमने समझा था कि हार्ट होता है और हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेशन ब्लड का होता है और उस ब्लड में अपने पास O2, CO2, न्यूट्रिएंट ये सारे घूमते हैं। ये क्या होते हैं? उसके अंदर घूमते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन। इतना ठीक है। नेक्स्ट, इसलिए हमने क्या किया, पहले हमने फोकस करना चाहा कि हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पे फोकस करना था और दूसरा हमें फोकस किस पे करना था? सर्कुलेटरी सिस्टम पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स थे? नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, वही ऊपर रह गए वो बताऊंगा मैं। हाँ, और ट्रैकिया, लंग्स, उसके अंदर भी पार्ट है, हमें वो देखते हैं। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम के आर्टरी, वेन एंड हार्ट, आर्टरीज, वेन एंड हार्ट, तो ये सारी चीजें हैं, हमें वो आगे जाके कंटिन्यू करने हैं। तो मैंने अभी पहले किस पे फोकस किया? हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। किस पे? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो मैं अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिसे हमें टोटली एक बार रिवाइज करना है। इमेजिन कर लेने का, ये क्या है? नोज, ये क्या है? माउथ, ये क्या है? ट्रेकिया, ये क्या है? डिवाइड हो गए, क्या हो गए? डिवाइड हो गए। ये क्या है? इधर एक लंग्स बन गया, इधर दूसरा लंग्स बना, यहाँ पे कुछ है थोड़ा सा नॉच, उसको क्या, कौन सा नॉच बोलते हैं? कार्डियक नॉच। ये कौन सा नॉच है? कार्डियक नॉच। क्यों कार्डियक बोला उसको? वहां पे कौन है? हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद में ये अपना जो है ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग। इसके बाद हमने और डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे क्या है? एक एरिया है। उस एरिया को हमने क्या नाम दिया था? फेरिंग्स। इसको हमने क्या बोला था? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में हमने क्या कहा था कि ये एक कैविटी है, ये दूसरी कैविटी है। नोज की नेजल कैविटी है, माउथ की ओरल कैविटी है और नेजल कैविटी एंटर होती है इसमें, फेरिंग्स में, तो उस ओपनिंग को बोलते हैं नोज़ोफेरिंग्स। नोज़ोफेरिंग्स। और दूसरी वाली ये कौन सा फेरिंग्स है फिर? ओरोफेरिंग्स। ओरल कैविटी का ओरोफेरिंग्स। उसके बाद में यहाँ ट्रेकिया के ऊपर कहो, यहाँ इधर ये दूसरी वाली कौन सी ट्यूब हो सकती है? कौन सा पाइप होता है वो? फुल पाइप। दूसरा वाला होता है फुल पाइप। उसकी बात चल रही है क्या? तो जो विंड पाइप है उसके ऊपर और एक एरिया है, उस एरिया को हमने क्या नाम दिया था? लैरिंग्स। उसको हमने क्या बोला था? लैरिंग्स। और लैरिंग्स के बाहर इधर कौन है? ये फेरिंग्स। और ये लैरिंग्स भी यहाँ पे ओपन हो रहा है, देखो। इसको भी हमने क्या नाम दिया था? लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स। तो अपने पास बहुत सारे ओपनिंग्स है, उसमें 3 ओपनिंग है बेसिकली। पहला है ओरोफेरिंग्स, नोज़ोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। इतना ठीक है। नेक्स्ट, फिर ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया को एक फ्लैप थी जो क्या करती है? पार्शियली कवर करती है। फॉर द कौन सा पर्पस है उसका? कि जो एयर पार्टिकल है वही अपने ट्रेकिया के अंदर जाए, फूड के पार्टिकल इसोफेगस के अंदर ही जाए, अपने तरफ ना आए। अगर इसमें वो चले जाएंगे तो फूड पार्टिकल से लंग्स के फंक्शंस डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है। तो हमें वो रोकना है, इसलिए इसके ऊपर क्या है? एक फ्लैप है। उसको हमने क्या नाम दिया था? एपिग्लॉटिस। इसको क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का भी डिस्कशन हमने किया था। क्या है एपिग्लॉटिस?
अब एपिग्लॉटिस के नीचे यहाँ पे मैंने बोला था कि अपर कवरिंग्स होती है, उसको बोलते हैं ग्लॉटिस्ट, उसको बोलते हैं ग्लॉटिस्ट। उसके बाद में ये अपनी ट्रेकिया है, ये कौन है? ट्रेकिया। ट्रेकिया को ही विंड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। अब ये ट्रेकिया जो है, ये ट्रेकिया मिनिमम 10 टू 12 सेंटीमीटर होती है। कितना इसका लेंथ? 10 टू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में इस ट्रेकिया के ऊपर कुछ कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है। क्या है? कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है। वो जो कार्टिलेजिनस रिंग है उसको बोलते हैं सी शेप कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? सी शेप कार्टिलेज। अब ये जो सी शेप कार्टिलेज है उसका काम क्या है? काम क्या है? इट प्रिवेंट द कोलैप्स। ये जो ट्रेकिया है ये इलास्टिक ट्यूब है, इसका कोलैप्स ना हो इसलिए क्या करते हैं, वहां पे वो कार्टिलेज बनाए जाते हैं। तो बॉडी ने इसलिए बनाए। उसके बाद में ये जो ट्यूब है ये फर्स्ट टाइम जब डिवाइड हुई, यहाँ पे क्या हुई? फर्स्ट टाइम डिवाइड हुई, तो उस फर्स्ट डिवीजन को हमने नाम दिया है ब्रोंकाई। क्या नाम दिया? ब्रोंकाई। उसके बाद सेकेंड डिवीजन होती है। उसके बाद क्या होती है? सेकेंड डिवीजन, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल। उसके बाद में और एक डिवीजन हो जाती है और उसको बोलते हैं, ये अगर ये फर्स्ट डिवीजन थी तो इसको प्राइमरी ब्रोंकियोल बोलते हैं। कौन सा ब्रोंकियोल? प्राइमरी। दूसरे वाले को सेकेंडरी। इधर और हो जाएगा आगे जाके तो उसको बोलेंगे टर्शरी। उसको बोलेंगे टर्शरी। और टर्शरी वाला और आगे जाके डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रोंकियोल। और टर्मिनल ब्रोंकियोल के एंड में यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। और उस एल्वियोलाई में यहाँ से ट्रेवल करता हुआ कौन आता है? ऑक्सीजन। कौन आता है? ऑक्सीजन। वो कहाँ पे है अभी? एल्वियोलस में। इतना हमने बेसिक डिस्कस किया, राइट? अब इसको ही मैंने जो तुमको रिवाइज करवाया है वो तुम्हें याद रखना है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने पहले लेक्चरों में कंप्लीट करके रखे। हमें क्या समझना है? पहली चीज कैसे ऑक्सीजन यहां तक आता है, और दूसरी चीज कैसे CO2 यहां से बाहर जाता है, राइट? अब ऑक्सीजन यहां तक आएगा मतलब कहां आया है? एल्वियोलस में। एल्वियोलस से उसको कहां तक जाना है? कहां तक जाना है? ऑक्सीजन का बॉडी में रोल क्या है? सेल के अंदर क्या करता है? सेल के अंदर क्या करता है ऑक्सीजन? एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन कैसे? ग्लूकोज से एटीपी का बनना। उस प्रोसेस में हेल्प कौन करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, तुम जिंदा नहीं रहोगे। हो तुम लोग जिंदा? लग रहा है तुमको? आंसर तो नहीं आ रहे है ना? ठीक है, नेक्स्ट। अब O2 है। अभी कहां तक आया है O2? एल्वियोलस तक। कहां ले जाना है? सेल तक। कैसे आगे जाएगा? इधर से घुसेगा ब्लड में, ब्लड से घुसेगा सेल में, और सेल में वो कराएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब इसका आगे भी रास्ता है, लेकिन अभी हमें रेस्पिरेशन में कहां तक डील करना है? अभी यहाँ तक। तो यहाँ तक क्या है? O2 अंदर आ रहा है और यहाँ से CO2 बाहर जा रहा है। इसको मैंने कल बोला था तुमको एक्सटर्नल टाइप ऑफ। ये कैसा रेस्पिरेशन है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। कैसा रेस्पिरेशन है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और इसको और हम एक नाम दे सकते हैं ब्रीदिंग। क्या बोल सकते हैं? ब्रीदिंग या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सबको इतना आइडिया है? ब्रीदिंग या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो तुमको मैंने कल बना के दिखाई थी। इसके अराउंड में कैसे मैंने हार्ट बनाया था, कैसे मैंने बनाया था ना हार्ट, उसके वेसल्स, उसके नाम हुए अपने यहाँ पे। कल हुआ ना? वो कब हुआ था? हाँ, लेकिन मैंने तुमको बताया था ना हार्ट था, लंग्स के पास कैसे गया, वो सारी चीजें। हाँ, फिर से एक बार होगा, लेकिन तो इतना तो पता है ना। O2 यहाँ तक आया, अब यहाँ से आगे कैसे जाएगा उसका डिस्कशन हमें करना है। पहले ये वाली सिस्टम है ना, इसको मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें मैंने तुमको बताया था कि जो लंग्स है वो लंग्स में क्या है?
इसमें कितने लोब्स हैं? 3। इसमें कितने लोब्स हैं? 2। तो इसमें अपर लोब होता है, मिडल लोब होता है और लोअर लोब होता है। इसमें अपर लोब और लोअर लोब, और एक क्या है? कार्डियक नॉच। ठीक है। उसके बाद में इस लंग्स के बाहर में एक कवरिंग होती है। क्या होती है? कवरिंग। उस कवरिंग के 2 पार्ट होते हैं। एक इनर पार्ट है जो डायरेक्टली लंग्स से कनेक्टेड है, और एक आउटर पार्ट है। और इनर और आउटर पार्ट के बीच में कुछ फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है। तो ये पूरे को कलेक्टिवली बोलते हैं प्ल्यूरा। क्या बोलते हैं? प्ल्यूरा। और जो इनर वाली है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्ल्यूरा है, इसको बोलते हैं विसरल प्ल्यूरा। कौन सा प्ल्यूरा? विसरल प्ल्यूरा। और जो बाहर वाली है उसको बोलते हैं पैराइटल प्ल्यूरा। कौन सा प्ल्यूरा? पैराइटल प्ल्यूरा। और दोनों के बीच में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? प्ल्यूरल फ्लूइड। उसके बाद में लंग्स को इधर से नीचे सपोर्ट करने के लिए एक डोम शेप का ऑर्गन होता है। क्या होता है? डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं डायाफ्राम। उसको क्या बोलेंगे? डायाफ्राम। तो डायाफ्राम इसके नीचे रहेगा। ठीक है। इसके लंग्स के बाहर से मसल्स और रिब्स रहेंगे। क्या रहेंगे? मसल्स और रिब्स रहेंगे। इतना ठीक है। उसके बाद में तो मतलब लंग्स के बाहर भी प्रोटेक्शन है बोन्स का, मसल का, और उसके एकदम क्लोज देखेंगे तो प्ल्यूरा का उसको प्रोटेक्शन है। तो हमारे बॉडी में एक बेसिक चीज है कि हर पार्ट के लिए ऐसी एक मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है। जैसे लंग्स के लिए प्ल्यूरा है, वैसे हार्ट के लिए एपिकार्डियम होती है। क्या? एपिकार्डियम। उसको मतलब पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम उसकी कवरिंग है। उसके बाद में और भी ब्रेन है, तो ब्रेन के लिए कौन सी कवरिंग है? 3 होते हैं, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, आर्कनॉइड मैटर। सुना है कि नाम? नहीं सुना है, सुनोगे अभी 12th में आएगा। और भी है, और कौन सा ऑर्गन बताओ? किडनी है, उसको रीनल कैप्सूल होता है। उसके कवरिंग में क्या मिलता है? रीनल कैप्सूल। तो अलग अलग स्ट्रक्चर से उनके कवरिंग में अलग अलग चीजें मिलती है। अब एक एक पार्ट हमें थोड़ा डिटेल में देखना है। पहला है नोज, दूसरा है फेरिंग्स, तीसरा है लैरिंग्स, चौथा है ट्रेकिया, और 5 नंबर का है लंग्स, और 6 नंबर तुमको पढ़ना है अल्वेओलस। तो हमें कितने पार्ट्स देखने हैं? 6। उससे पहले 2 मिनट का ब्रेक दो। चैप्टर कहाँ तक आया था अपना? ये सारा हमने पढ़ लिया है नहीं होगा? ये वाला ये तुम्हारा रिवीजन था। ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, वो सारा हो चुका है। अगला पॉइंट जो मुझे थोड़ा रिवाइज करवाना है वो कल का पॉइंट है। हमने सेकंड पार्ट चालू कर दिया था चैप्टर का, जिसका नाम है सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन में हमने उस दिन किसको क्लासिफाई किया था? ब्लड को। किसको क्लासिफाई किया था? ब्लड। तो वो अब तुम मुझे बताओगे फास्ट फास्ट, मैं पूछूंगा तो। मैंने कहा था ना किसी को मैं पूछूंगा, वो आके बताएगा सारा। जो बच्चे थे बाकी के तो वो तो आए ही नहीं, जितने आए हैं उनको ही शिकार बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुमको खुद का पता होना चाहिए कि हमें ये जरूरी है कि याद आए। मैंने बताया था कि ब्लड को हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो ब्लड कितने हैं? तो अपने पास 2 वे, मतलब 2 चीजें हैं उसमें। पहला होता है उसमें प्लाज्मा, दूसरा होता है उसमें ब्लड की सेल्स। तो ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में अपने पास क्या है? वाटर है। कितना है? 90 to 92%। 90 to 92%। दूसरा अपने पास है प्रोटीन। कौन कौन से प्रोटीन है?
कौन कौन से प्रोटीन है? अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, दूसरा कौन है? हाँ हाँ तो इधर बैठो। तो तुमने डिस्टर्ब किया ना। ठीक है, तुम्हें कोऑपरेट करना है हाँ सबको। टाइम पे आना है, टाइम पे हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा हाँ। मैंने लास्ट लेक्चर तुमको कुछ बताया था ना? तुमको नहीं बताया था? नहीं, इसको नहीं बताया था, ये पहली बार आया। तुम्हारा क्या नाम है? अरव। अरव हमने चैप्टर स्टार्ट करके आधे से ज्यादा कंप्लीट किया है, उसके आगे का पॉइंट चलेगा अभी हाँ। अभी है हम लोग ब्लड पे। ब्लड में मैंने क्लासिफाई करवाया था कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं मेनली, एक प्लाज्मा होता है और एक सेल्स होते हैं। प्लाज्मा कितना परसेंट होते हैं? 55% होते हैं। सेल कितने परसेंट होते हैं? 45% होते हैं। तो प्लाज्मा कितने परसेंट है? 55% और सेल कितने हैं? 45%। तो ये जो है इसमें मैंने बताया कि प्लाज्मा अगेन हम क्लासिफाई करते हैं वाटर में, प्रोटीन में, और एक चीज क्या थी और एक अदर मटेरियल्स थे। कौन थे? अदर मटेरियल्स। उस अदर मटेरियल्स की बात भी होगी। तो पहला तो वाटर अपने पास 92% था। दूसरा अपने पास प्रोटीन थे, एक अल्ब्यूमिन था, एक ग्लोब्यूलिन था, और एक थर्ड वाला जो था वो कौन था? फाइब्रिनोजेन था। फाइब्रिनोजेन। तो ये तीन प्रोटीन्स थे अपने पास। बराबर है? बराबर है। नेक्स्ट, अब प्रोटीन में भी मैंने इनके कुछ काम बता दिए थे। तीन काम है उनके। अल्ब्यूमिन का क्या काम करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करेगा। ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। और तीसरा वाला फाइब्रिनोजेन क्लोटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है, कोआगुलेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करता है। ठीक है। अब उसके बाद में मैंने तुमको डिस्कस करवाया था कि यहाँ पे अपने पास कितने तरह के सेल है? 3 तरह के सेल है। कितने तरह के सेल है? 3 तरह के सेल है। पहली सेल है आरबीसी। कौन है? आरबीसी। कौन है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। पहली कौन है? रेड ब्लड सेल। दूसरी कौन है? व्हाइट ब्लड सेल। तीसरी कौन है? प्लेटलेट्स। तीसरी कौन है? प्लेटलेट्स। अब इनके अलग अलग नाम थे, इनको एक ही नाम नहीं है, इसको दूसरा भी नाम है। आरबीसी को हम क्या बोल सकते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या बोल सकते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और इसको क्या बोल सकते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो अपने पास 3 नाम थे। ये था एरिथ्रोसाइट, ये था ल्यूकोसाइट, और लास्ट वाला था थ्रोम्बोसाइट। सबको इतना समझा? नेक्स्ट, अगला हमने क्या किया था? वो मोबाइल सुन रहा है ना। तीसरा था थ्रोम्बोसाइट। अब हमने क्या किया? अगेन हमने इसकी कुछ डिटेलिंग की। तो इस डिटेलिंग में हमें ये पता चला कि रेड ब्लड सेल अपने बॉडी में मेल में और फीमेल में अलग अलग मिलते हैं। मेल में कितना नंबर मिलेगा? 5.5 मिलियन से लेकर 5 मिलियन, मतलब 5 से 5.5। फीमेल में 4.5 से 5 मिलियन तक, मतलब फीमेल में थोड़ा कम है और मेल में थोड़ा ज्यादा है। अब हमारा जो ब्लड है वो दिखता है रेड। कैसा दिखता है? रेड। क्यों रेड दिखता है? बिकॉज ऑफ उसके ऊपर hemoglobin है। hemoglobin is the iron containing compound which is found on the RBC, which transport the oxygen। वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। उसमें वो चैप्टर नहीं है? तेरा बायो नहीं है? फिर क्यों बैठा है? आज नहीं पता था क्या? अच्छा, जाना है तुझे? आया ही क्यों? अब नहीं जा पाएगा। अब सेव करना पड़ेगा तुझे। लाइफ टाइम नहीं बायो सेव करना, अभी 1 घंटा की सेव। जाना है? क्या करेंगे? सच में नहीं है ना? मतलब उसको 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट समझा ही नहीं कि बुक मेरा नहीं है। मे बी वो मेरे अच्छाई का फायदा उठा रहा होगा।
आके बैठ गए, सर कुछ नहीं बोलेंगे, मेल में हाँ? तुम तीनों ने भी उसको मदद किया होगा आने में। ऐसा कोई पागल थोड़ा ये कि आके डायरेक्ट बैठ जाएगा, कुछ तो रीजन होंगे ना, उन रीजंस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। चलो ठीक है, आरबीसी, और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलेंगे, और उसका कलर रेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एचबी, और एचबी का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, साथ में और उसका नंबर हमने डिस्कस किया, और मैंने चीज बताई कि कोई सेल बढ़ता है तो एक नाम देते हैं, घटता है तो एक नाम देते हैं। तो इन तीनों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। एरिथ्रोसाइटोसिस मतलब बढ़ना, या फिर उसको मैंने बोला है पॉलीसाइथेमिया, आरबीसी का नंबर बढ़ जाना, या फिर एरिथ्रोसाइटोसिस। एरिथ्रोसाइटोपेनिया, आरबीसी का नंबर डिक्रीज होना। ल्यूकोसाइटोसिस, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाना, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ना। अगर उस लिमिट को भी क्रॉस करके अनलिमिटेड हो जाए तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, इट इज द कैंसर ऑफ डब्ल्यूबीसी, राइट। उसके बाद में ल्यूकोसाइटोपेनिया, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोसिस, प्लेटलेट का नंबर बढ़ जाना, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज होना। और मेनली किस कंडीशन में डिक्रीज होता है, कोई डिसीज में पता है प्लेटलेट घट जाते हैं, डेंगू में, डेंगू में प्लेटलेट का नंबर बहुत डिक्रीज हो जाता है, लाख के एक, उसका एवरेज बताऊंगा, ठीक। अब आरबीसी का नंबर तुमको याद है कितना रहेगा, मिलियन में हमने बात की है कि 4.5 से 5 फीमेल में है और 5 से 5.5 मेल में है। एक फार्मूला हमने देखा था हिमेटोक्रिट का, किसका, हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन होल ब्लड, पूरे सेल के, पूरे ब्लड के अंदर अपने आरबीसी कितने हैं उसको हम बोलते हैं हेमेटोक्रिट। तो आरबीसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ब्लड सेल्स, तो टोटल ब्लड सेल को हम डिवाइड करेंगे आरबीसी से, तो उसको हम फिर हमें क्या मिलेगा, इसका एक्चुअल वैल्यू मिलेगा हेमेटोक्रिट का। इतना समझा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अनीमिया के बारे में। हमने कहा था कि अगर एचबी की लेवल, हीमोग्लोबिन की लेवल 10 ग्राम से नीचे चली जाए, उससे नीचे जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनीमिया। तो नॉर्मली मेल में एचबी कितना होना चाहिए, 15 to 17, क्या 14 to 17 है, 15 to 17, और फीमेल में क्या है 13 to 15। तो फीमेल में और मेल में ये एचबी के नॉर्मल लेवल होते हैं। तो अगर 10 के नीचे चला जाए तो क्या बोलेंगे, हर एक बुक में अलग अलग वैल्यूज है, कुछ में 12 से 15 दी गई है, कुछ 12 से 16 कहते हैं, तो अलग अलग है, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से मैं जा रहा हूं। तो क्या हुआ, 13 से 15 फीमेल में और 15 से 17 मेल में, दोनों की भी वैल्यू 10 से नीचे गिर जाए तो क्या बोलेंगे हम इसको, अनीमिया। और अनीमिया जब होता है तो क्या होता है, अपने बॉडी का किसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन गया नीचे, एनर्जी गई नीचे, एनर्जी नहीं बनेगी तो हमें वीकनेस वगैरह लगेगा, तो हम इतना एनर्जेटिक महसूस नहीं कर पाएंगे। किस कंडीशंस में, अनीमिया के कंडीशन में। उसके बाद में ये जो था पूरा डिटेलिंग किसका था, एरिथ्रोसाइट्स का। दूसरा जो है वो अपने पास कौन है, ल्यूकोसाइट्स है। कौन है, ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट में भी मैंने दो बेसिक क्लासिफिकेशन बताए थे कि इसको हम दो तरह से क्लासिफाई करेंगे, एक ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा ए ग्रैन्युलोसाइट। दूसरा क्या है, ए ग्रैन्युलोसाइट। तो ग्रैन्युलोसाइट का मतलब है कि उसमें कुछ ग्रैन्युल है जो पार्टिकल उसको उसके ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए उसको हमने ग्रैन्युलोसाइट में रखा है। अब ग्रैन्युलोसाइट के कितने टाइप थे, 3 टाइप्स थे। क्या था, पहला न्यूट्रोफिल, पहला था न्यूट्रोफिल, दूसरा था बेसोफिल, दूसरा था बेसोफिल, और तीसरा था इओसिनोफिल, तीसरा था इओसिनोफिल। इसके 2 टाइप थे। इसके क्या 2 टाइप थे, एक था मोनोसाइट्स और दूसरा था लिम्फोसाइट। क्या था, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट्स में भी क्या थे, आगे 2 टाइप थे, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। बराबर इतना। अब इसमें हमने क्या किया, हमने इसका पहले नंबर देख लिया, किसका कितना नंबर बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये मेनली कितने हैं, 72% है और ये 28% है।
इस 72 को भी हम क्लासिफाई करेंगे तो 65 से लेकर 70% तक न्यूट्रोफिल है। फिर बेसोफिल कितना है 0.5 to 1 और इओसिनोफिल कितना है 1 to 3%। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने डिस्कस किया इनका नंबर, इसमें 6 to 8% मोनोसाइट है और बाकी 20 to 25% या फिर 25 से 30% भी कह सकते हो कौन है, लिम्फोसाइट। इतना समझा। उसमें अब इसके बेसिक हमने फंक्शन भी देखे थे। न्यूट्रोफिल का थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रोफिल के अंदर लोब्स होते हैं, मल्टी लोब स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा, उसके अंदर ज्यादा न्यूक्लियस मिलते हैं, 2 से 5 न्यूक्लियस मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में और क्या डिस्कस किया था, ये जो है ये अपने बॉडी का फाइटिंग सिस्टम है, ये दूसरे को किल कर सकता है, वायरस को, किसी बैक्टीरियल सेल को। तो वो जो किल करने के लिए जाता है, वो जो प्रोसेस है उसको हमने नाम दिया था फैगोसाइटोसिस। क्या दिया था, फैगोसाइटोसिस। तो जहां पे भी अपनी बॉडी फाइटिंग की प्रोसेस कर रही होगी वहां पे अपने को कौन कौन मिल सकता है, तो वहां पे डेफिनेटली न्यूट्रोफिल तो मिल सकता है, क्योंकि वो क्या कर रही है वहां पे, फाइटिंग। उसके साथ में और क्या मिल सकता है, प्रोटीन मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, अलग अलग कुछ डेड सेल्स वगैरह मिल सकते हैं। उनको हमने कहा था पस, उसको हमने क्या कहा था, पस। तो पस मतलब जो येलो येलो मटेरियल तुम्हारे किसी इंजरी के आजू बाजू बनता है वो पस है। तो उसमें तुम्हें क्या क्या मिलेगा, न्यूट्रोफिल, डेड सेल्स और अलग अलग प्रोटीन्स के कंपोनेंट वहां पे मिल सकते हैं। इतना हुआ। फैगोसाइटोसिस समझा तुमको, फाइटिंग करने के लिए जो इंगल्फ करता है बैक्टीरिया को न्यूट्रोफिल, उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट अपने पास कौन है, और इसका स्टेन कैसा है, ये न्यूट्रल स्टेन है। कैसा स्टेन है इसका, न्यूट्रली स्टेन है। उसके बाद है अपने पास बेसोफिल, दूसरा है बेसोफिल। बेसोफिल का नंबर अपने पास 0.5 से 1% होता है। बेसोफिल में मैंने कहा था तुमको, ये बेसिक स्टेन से बेसिक स्टेनिंग उसकी बेसिक से हम करते हैं, उसमें मिथिलीन ब्लू नाम का कंपोनेंट हम यूज करते हैं, राइट। तो मिथिलीन ब्लू से ये स्टेन करता है। और इसमें मैंने क्या कहा था, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये 3 कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है, सेरोटोनिन, हिपेरिन एंड हिस्टामिन। सेरोटोनिन, हिपेरिन एंड हिस्टामिन, ये तीनों चीजें कौन प्रोड्यूस करता है, बेसोफिल। अब ये जो बेसोफिल है, ये तीनों चीजों के अलग अलग फंक्शंस है। हिपेरिन का क्या फंक्शन है, हिपेरिन इज द एंटीकोगुलेंट, इट वर्क्स अगेंस्ट द कोआगुलेटिव मेथड्स, मतलब जो कोआगुलेशन होता है उसको ये प्रिवेंट करता है। किसी के बॉडी में अचानक से कोआगुलेशन स्टार्ट हो जाए और हार्ट अटैक आने की कोशिश हो रही, मतलब हार्ट अटैक हो सकता है कि आए, उससे ब्लड ब्लॉक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा। उस टाइम पे हम हिपेरिन का यूज कर सकते हैं। इट इज द वन ऑफ द एंटीकोगुलेंट। नेक्स्ट कौन है अपने पास, हिस्टामिन। हिस्टामिन बॉडी कब सिक्रीट करेगी, जब बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस होगी। और तीसरा कौन था अपने पास, सेरोटोनिन। उसका फंक्शन तुमको अभी के लिए बताया नहीं है, तो 3 चीजें याद रखो। उसके बाद में अपना जो इओसिनोफिल है वो कैसा है, एसिडिक स्टेन करता है। किससे स्टेन करवाते हैं हम उसको, इओसिन से। अब इओसिन है, एसिडिक स्टेनिंग करता है, एंटीहिस्टामिन से रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एंटीहिस्टामिन। मतलब ये एलर्जी के अगेंस्ट काम करने वाली चीजों को फॉर्म करता है। इतना आइडिया आया, ये सारा हमने डिस्कस किया है। उसके बाद में अगला पॉइंट जो था वो क्या था, ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट में भी अपने पास 2 लोग हैं, एक है मोनोसाइट और दूसरा है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का मैंने कहा था कि इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी शेप, लार्ज न्यूक्लियस होता है। अब ये जो मोनोसाइट है ये भी किसके तरह काम करते हैं, न्यूट्रोफिल के तरह काम करते हैं। इनमें भी क्या हो सकता है, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है, ये भी बैक्टीरिया को एंगल्फ कर सकते हैं। समझा तुमको इतना। नेक्स्ट मोनोसाइट के बारे में याद रखो, नंबर कितना, 6 to 8%। ठीक है, किसी किसी बुक में 3 to 5% भी लिखा गया है। ये जो है लास्ट वाले लिम्फोसाइट, लास्ट वाले कौन है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का मैंने कहा था कि ये जो लिम्फोसाइट्स है ये अपने बॉडी में 2 तरह के होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट मेनली एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबॉडीज को बनाने का काम कौन करेंगे, बी लिम्फोसाइट। टी सपोर्ट करते हैं उनको। ठीक है, तो बी में हमने मेनली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज आर दी प्रोटीन्स व्हिच वर्क्स अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
उनके अगेंस्ट काम करते हैं। तो एंटीबॉडीज हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छे होते हैं, हमारी इम्यूनिटी के ही स्ट्रक्चर्स है जो फॉरेन पार्टिकलों से फाइट करते हैं, समझा। नेक्स्ट, अब जो हमारे पास लिम्फोसाइट है बी लिम्फोसाइट, उसका हमने समझा कि ये क्या काम करेंगे, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे। टी वाले के 4 टाइप्स हैं, एक था टी हेल्पर सेल, एक था टी सप्रेसर सेल, एक था टी किलर सेल और एक था टी मेमोरी सेल। उसमें हर एक के नाम से उनके महत्व समझते हैं हमको। पहला टी किलर सेल क्या करेगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करेगा। टी सप्रेसर सेल, ये अगर इम्यून सिस्टम का सप्रेशन करना है या फिर अगले वाले जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उनकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है तो वो करेंगे। तीसरा है अपने पास टी हेल्पर सेल, वो बी लिम्फोसाइट को फॉर्म करने के लिए सिग्नलिंग देते हैं, या फिर बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज बनाता है उसके लिए सिग्नलिंग कहां से आता है, हेल्पर सेल से। और फोर्थ वाले जो है, फोर्थ को ने अपने पास टी मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का मैंने तुमको इंपॉर्टेंट सी बताया था कि अपनी इम्यून सिस्टम के लिए टी मेमोरी सेल का कितना इंपॉर्टेंस है। क्या है इंपॉर्टेंस? जब कभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में आएगा, उसका कुछ एंटीजन अपने बॉडी में जाता है तो उसकी मेमोरी रखने का काम करता है टी मेमोरी सेल। तो वो मेमोरी रखेंगे, नेक्स्ट टाइम पे फिर से वो इन्फेक्शन होगा तो उसके लिए अल्डरली अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं और वो एंटीबॉडीज डायरेक्टली उसके साथ फाइट करते हैं। तो वो डिसीज हमें चांस है कि बाद में फिर से ना हो। क्यों? क्योंकि अल्डरली अपने बॉडी में मेमोरी रखी है पास्ट इन्फेक्शन की। ठीक है। मतलब ऑर्गेनिज्म बाहर से आएगा तो अपने को क्या दे सकता है, वो प्रोड्यूस करेगा, अपने बॉडी में एंटर करवाएगा एंटीजन को। हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज। वो एंटीजन देगा, हम एंटीबॉडीज बनाएंगे, वो एंटीजन देगा, हम एंटीबॉडीज। हर एक ऑर्गेनिज्म का नया एंटीजन होता है, एक अलग एंटीजन होता है, उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनानी पड़ती है। वो कौन करेगा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, वो सब लोग मिलके करते हैं। उनको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। और ये किसके हैं सारे, WBCs के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो तुमको ये पूरा डिस्कशन याद रखना है, ये बस अब रिवीजन चल रही है। लास्ट में अपने पास कौन है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में मैंने कहा था, इसको ये क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। नंबर बढ़ेगा तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, घटेगा तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। काम क्या करते हैं, इट इज हेल्प इन कोआगुलेशन मेथड। जब भी इंजरी होगा, ब्लड लीकेज स्टार्ट होगा, उसको बंद करने के लिए वहां पे क्लोटिंग मैकेनिज्म करना होता है। और वो क्लोटिंग मैकेनिज्म किसके मदद से होता है, प्लेटलेट्स की मदद से होता है। मैंने कल के लेक्चर में तुमको, जब भी लेक्चर हुआ था हमारा, मैंने एक्सप्लेन किया था कि मान लो अगर ये ब्लड वेसल है, ये क्या है, ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल अगर कहीं पे लीक होती है, यहाँ से लेट से मैंने तुमको कहा था यहाँ पे लाइनिंग में कौन सी सेल होती है, कौन सी सेल होती है, एंडोथेलियल सेल। कौन सी सेल, एंडोथेलियल सेल। यहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल थी वहां इंजरी हो गई और इंजरी के कारण यहाँ से बॉडी से ब्लड क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ब्लड क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। अब ये ब्लड बाहर ना जाए इसलिए क्या होता है, तो इसके अंदर जो अपने प्लेटलेट्स है वो यहाँ पे एक ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। इसको मैंने कहा था कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। क्या कहा था, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। लेकिन ये थोड़ा सा टफ स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसको थोड़ा टफ करने के लिए हम क्या करते हैं, और फाइब्रिनोजेन के फाइब्रिन स्ट्रैंड्स उसके ऊपर एडजस्ट करते हैं। क्या बनाते हैं यहाँ पे बाद में, फाइब्रिन स्ट्रैंड्स। तो उसके लिए हमने प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन देखा था। ठीक है, अब हम जाएंगे कोआगुलेशन के प्रोसेस के ऊपर। 2 मिनट का तुमको ब्रेक है, फिर हम आगे जाएंगे। लिखा था आते आते, कहीं से मैंने सुना था, सुनना है, सुनो। तलाश जारी रख, सफर हसीन होगा। तलाश जारी रख, सफर हसीन होगा। हकीकत बन जाएगा सपना अगर तुझे खुद पे यकीन होगा। ठीक है, आहे यकीन है ना, नहीं है, है। करो, मानो कि हम भी कुछ कर सकते हैं और ऐसा कुछ करो
जिससे तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी फैमिली खुश हो जाए, तुम्हारा मिशन सर खुश हो जाए, तुम्हारा पूरा गाँव खुश हो जाए। ठीक है, तो सब लोग खुश 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 हो जाओ। क्योंकि बाकियों को पता नहीं लेकिन मुझे पता है, क्या तेरी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, तेरी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, तेरे संघर्ष पे सवाल है। तू कर सकता है या नहीं ये कोई सवाल नहीं, तू कर रहा है या नहीं ये एक सवाल है। तो तुम हर चीज समझो, उन चीजों को समझो, भूषण सर की मेहनत को समझो और सब चीजें समझ के आगे जाने की कोशिश करो। मेरे से ज्यादा तो मेहनत तुम्हारे पापा ले रहे हैं, उनको इतना पैसा दे रहे हैं कोचिंग में पढ़ने के लिए, एसी में बैठने के लिए। एसी में तभी बैठ पाओगे जब पैसा दोगे, इधर तभी पढ़ पाओगे जब पैसा दोगे, और वो तभी आएगा जब तुम्हारे घर वाले देंगे। तो तुम्हारे सारे उपकार तुम्हारे ऊपर किसके हैं? तुम्हारे फैमिली के। और जो पैसा तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है उसका तुम्हें अच्छे से यूज करना है। तुम यूज करने का काम करोगे ऐसा मुझे लगता है, भविष्य में ये पैसा जरूर उनके लिए मल्टीप्लाई करके तुम उनको वापस दोगे। कितने में मल्टीप्लाई करोगे? इतने का तुम हजारों में मल्टीप्लाई करके मुझे लगता है दोगे। अगर उन्होंने तुम्हारे लिए 50,000 दिया है तो उसको मल्टीप्लाई करके 1000 तुम उनको वापस करोगे। तो तुम कर्जे में हो, छोटा कर्जा नहीं है, बहुत बड़ा कर्जा है। देखते हैं ये कर्जा तुम देते हो या नहीं देते हो, या फिर बाद में जाके उनको ही तुम बोलते हो तुमने क्या किया मेरे लिए। पूछ सकते हैं कुछ, हाँ कुछ लोग पूछ सकते हैं, उन्होंने क्या किया वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अभी सारे लेक्चर्स जो है उसमें ये चीज तुम्हारे इधर लेक्चर में रहेगी, तुम्हें उसको डिस्टर्ब करना नहीं है। मोबाइल आपके हर लेक्चर या सब? मेरे हर लेक्चर में, बाकियों के नहीं। ये भूषण सर की पहल है और ये भूषण सर आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या सर यूट्यूब पर वीडियो डालने वाले हैं? मे भी चांस है कि मैं डालूं, अभी नहीं है ऑप्शन, लेकिन वक्त के हिसाब से मैं करूंगा। वही डिस्टर्ब हुआ ना वो कट कर देना बीच में से। हाँ, तुम लोग नहीं ज्यादा करोगे डिस्टर्ब तो फिर अच्छा है, फिर मेरे को कट भी करने की जरूरत नहीं। एज इट इज मैं बस थोड़ा बहुत इधर उधर एडिट कर दूंगा और फिर हम कर देंगे। तुम लोग नहीं फेमस होंगे। नहीं हम नहीं सर, आप बोल रहे हो। लेकिन जरूर जरूर तुम लोग मदद करोगे तो मेरा होने के हाँ चांस सर है। ना, यूट्यूब चैनल का नहीं पता, मैं सब्सक्राइब करता हूँ। ठीक है, मैं जब भी मुझे लगे कि नहीं अब मैं उस लेवल का हो चुका हूँ कि अब मैं उधर जा सकता हूँ, तो जरूर उस दिन मैं तुमको नाम बताऊंगा। ट्राई कर लेंगे। लेवल नहीं देखता, बस वीडियोस चाहिए। हाँ चाहिए, लेकिन उसमें भी एक तुम स्पेसिफिक बात करोगे ना एजुकेशन सिस्टम की, उसमें भी स्पेसिफिक बात करोगे टीचिंग की, उसमें भी तुम्हें जब तुम टीचिंग करते हो ना तो तुम्हें माइनर गलतियां की नहीं करनी होती। वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि तुम पूरे जिधर जिधर जाओगे या तुमने माइनर मिस्टेक भी किया तो वो तुम्हारा नाम खराब करते हुए जाएगा। तो तुम्हें अपने नाम को भी याद रखना है, नहीं तो तुम जो कर रहे हो वो भी कोई फायदे का नहीं। हर चीज सोच समझ के करनी होती है। वो सारी चीज देखेंगे, हमारे पास जिंदगी पड़ी है, हम अपना अच्छा देने की कोशिश करेंगे, बाकी भगवान जाने। ठीक है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, बाकी तो करते रहना जरूरी है। क्योंकि पहले तो मैं क्या किया, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, फिर मैंने लेक्चर लेना स्टार्ट किया, 2 बच्चों को पढ़ाया, 2 के बाद अब 15, 20, 25, 30, कहीं कहीं पे 35, 40 भी है। फिर अब क्लासेस 4-5 जगह हो गया, अब हर जगह ऑफलाइन जाके पढ़ाना अब मेरा कैपेसिटी कम होता जा रहा है, क्योंकि मेरे को बाकी भी मेरा करना पड़ेगा ना। मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड में एज अ क्लिनिक में जो चलाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा, 2-3 चीज़ें। उस टाइम पे इतना मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो अभी मैं जितने दिन टीचिंग में हूँ, 2-4 साल इधर आगे, सारे में एज अ रिकॉर्डिंग्स रख सकता हूँ। तो बाद में जाके मुझे लगा ये यूट्यूब के लिए ठीक रहेगा तो मैं उधर जाने की दिखाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो फिर रहेंगे प्रोजेक्टर पे यूज किए जा सकते हैं ये लेक्चर्स बाद में, लेकिन चलेंगे, अपने काम को हम करते रहेंगे।
और खास करके मैं तुम्हारे बैच में क्यों लेकर आया, क्योंकि तुम्हारी बैच बाकी चीजों से मतलब लोगों से साइलेंट है थोड़ी सी। तो तुम मानो तुम साइलेंट हो तो बाकी कैसे होंगे, खतरनाक है। वो ज्यादा नहीं सुनते हैं, उनको फोर्स लगा के याद करवाना पड़ता है, सुनाना पड़ता है। वो नॉर्मली ऐसे शांत नहीं बैठते हैं, तुम लोग थोड़ा शांत बैठते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम बदल जाओ, है वैसे ही रहो। चलो आगे, नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ या फिर प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन। अगली प्रोसेस है कोआगुलेशन की, मतलब क्लोटिंग मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म, क्लोटिंग मैकेनिज्म। और जो तुमको एक्सरसाइज दिया था वो एक्सरसाइज तुम लोग मुझे दिखाओगे, बताया था लिखने का, दे रहा हूँ। एक्सरसाइज दिया किधर है मेरा, जो मैंने घर से लिख के लाने को बोला था वो किधर है, किधर है? मैंने क्या कहा था क्लास में, नहीं लिखोगे। और लिखा तुमने, इन्होंने क्लास में ही लिखा। मैंने कहा था ये लोग लिख रहे हैं, देखो। तुम बोले कि लिख लूंगे, हम लिख लेंगे सर। कब लिखोगे तुम लोग, आए वैसे कि वैसे ही, तुम कुछ लाए नहीं। तूने लिखा ना, हाँ इसने होमवर्क कंप्लीट करके लाया है, तो इसका भाई है। बता फिर तेरा कहाँ है? वाह रे वाह, ऐसा तुम्हें चलेगा? तू क्या रे कह रहा है, वाह। तेरे को तो वो भी याद नहीं कि तू नहीं था, ठीक है, लेकिन ऐसा चलेगा। तूने लिखा है, तूने लिखा है? नहीं लिखा है तो ऐसा नहीं चलेगा रे। हर दिन करना पड़ेगा तभी चलेगा। नहीं तो ये हर दिन बर्डन बढ़ता जाता है और फिर हम करते नहीं है। चलो नहीं आगे, मैंने बोला था कि कोआगुलेशन में एक प्रोसेस हम पढ़ते हैं, उसका नाम है कैस्केड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कैस्केड रिएक्शन। जो मैकेनिज्म है टोटल, वो टोटल मैकेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं? कैस्केड रिएक्शन। वो साइंटिस्ट के नाम पे बेसिस पे रखा है उन्होंने। और वो कैस्केड रिएक्शन में कितने फैक्टर्स होते हैं? 13 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 13 फैक्टर्स। तो फैक्टर स्टेप बाय स्टेप एक एक एक्टिवेट होता जाता है और बाद में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो टोटल क्लोटिंग मैकेनिज्म में अपने को क्या याद रखना है? फैक्टर्स कितने हैं? 13। कितना समझा? मैंने कहा था कि ये दो तरीके से हो सकता है, एक एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म हो सकता है, एक इंट्रिंसिक मैकेनिज्म हो सकता है। तो वो डायग्राम उसी को शो करती है, देखो जाके। मिला तुमको एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म और इंट्रिंसिक मैकेनिज्म डायग्राम में? वो जो मैंने लिखवाया था, हाँ उधर भी है, लेकिन डायग्राम में जाओ। 13 फैक्टर है, उधर उन्होंने बस 12 लिखे हैं। देखो तुम्हारे इसमें 12 मेंशन है क्या? अच्छा, तो 12 रखो, लेकिन 13 टोटल 13 है ना? हाँ नेक्स्ट, तो जाओ डायग्राम में जाओ। गए इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक की वो डायग्राम में, ये वाली इसके पीछे है। हाँ तुम्हारे पास भी, ठीक है। उसमें देखो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक कैसे आगे जाके एक एक स्टेप करते जा रहे हैं। एक्सट्रिंसिक में क्या दिया है? एक्सट्रिंसिक में तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि डैमेज टू द टिश्यू आउटसाइड द बॉडी, बाहर से इंजरी होगा। बाहर से इंजरी के बाद में दूसरी बात क्या होगी कि इधर स्टेप बाय स्टेप पहले 13 एक्टिवेट होगा, फिर 12 एक्टिवेट होगा, फिर 9, फिर ऐसा जाके फिर लास्ट में कितना एक्टिवेट होता है? 10। वो उल्टा, मतलब रिएक्शन वो ऐसी है। कैसी है देखो, पहले 13, फिर 12, फिर 11, फिर 5, फिर 4, फिर ऐसा, मतलब 9, लास्ट में आके 10। एंड में क्या एक्टिवेट होता है? 10। तो 10 जब एक्टिवेट होगा तो 10 आगे जाके कुछ अगले फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है या फिर रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो उसमें दिया है डायग्राम में, देखो सबसे पहले अगर 10 एक्टिवेट हुआ तो वो जाके किसको एक्टिवेट करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को। किसको एक्टिवेट करेगा? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन अगर एक्टिवेट फॉर्म में हो जाता है और एक्टिवेटेड बनेगा तो उसको हम नाम देते हैं थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन आगे जाके अगेन फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेट करता है और बना देता है उसके फाइब्रिन स्ट्रैंड्स। तो फाइब्रिन स्ट्रैंड्स अब हमारे बन चुके हैं। तो हमारे पास क्या होता है? ये ब्लड वेसल थी, ब्लड वेसल में वो ब्रेक हो गई। यहाँ पे पहले प्लेटलेट्स आएंगे। यहाँ पे कौन आएंगे? प्लेटलेट्स। तो इसको हम बोलेंगे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट्स अब क्या हुए? थोड़े उसके ऊपर हमारे पास स्ट्रैंड्स बन गए। कौन से स्ट्रैंड्स बने? फाइब्रिन के स्ट्रैंड्स बने। तो उसको कैसे किया हमने? वो कैस्केड रिएक्शन से हुआ। तो लास्ट में हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन था, फिर थ्रोम्बिन बना,
किसके कारण? फैक्टर नंबर 10 के कारण। फिर प्रोथ्रोम्बिन के बाद थ्रोम्बिन था, तो थ्रोम्बिन ने फिर से एक्टिवेट करवा दिया किसको? फाइब्रिनोजेन को। किसको? फाइब्रिनोजेन को। किसमें? फाइब्रिन स्ट्रैंड्स में। ये प्रोसेस क्या है? कोआगुलेशन की प्रोसेस है। इसको मैंने इन डिटेल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फिर अभी इसमें तुमको मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन करवा दिया है। कितना समझा? आगे के तरफ जाते हैं। तो हमारे बॉडी में डेली के डेली हजारों माइन्यूट इंजरी होते रहते हैं अंदर, बॉडी के अंदर, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए अपने पास कौन है? प्लेटलेट और फाइब्रिनोजेन। अंदर डेली की डेली हजारों छोटी छोटी इंजरी होते हैं ब्लड वेसल्स में, लेकिन उसको बैलेंस कर लिया जाता है। कट करोगे तो बड़ी इंजरी है, इसको बैलेंस करने में बॉडी थोड़ा टाइम लगाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। वो ब्लड रुकता है, बाद में फिर वो स्टॉप होता है, फिर वहाँ पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक थोड़ा डार्क ऐसा पिगमेंटेड एरिया बनता है, बाद में जाके वो कुछ दिनों बाद वहाँ से हटता है और स्किन बन जाता है। वो जो डार्क है ना, उसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है? डेड सेल्स होते हैं, उसमें फाइब्रिनोजेन के स्ट्रैंड होते हैं, फाइब्रिन के, और उसमें प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें बाद में वो निकल जाती है, फिर अपनी स्किन फिर से नई होती है। राइट, डेड सेल वहाँ के हट जाते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक जो है वो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। किसका स्ट्रक्चर है? हार्ट का स्ट्रक्चर। अभी हम उस पे फोकस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अगेन 2 मिनट तुमको देखे, फिर हम डिस्कस करेंगे। ए क्या हुआ मुझे? टेंशन में है कुछ? टेंशन है तो बस मेंशन कर, हम कुछ हो सके तो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं ना? हाँ तो फिर बताया कर, नहीं तो क्या है। लेकिन अगर कुछ हो भी जाए तो सिंपली कह देने का, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लाख लंबी है जमीन, सनम इस दुनिया में अकेले तो नहीं। सिंपल है। हाँ? अब तुम कल का टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने अभी कहा जिंदगी बिना टेंशन के जीनी होती है। अभी का देखो ना। रीजन कुछ ज्यादा क्यों? उसका रीजन आजा, ठीक है, फिर कल का मुझे नहीं याद है अभी। अभी नहीं पता है कि पूछेंगे ना, मुझे आया नहीं शेड्यूल, आया तो फिर देखेंगे। तो फाइनल लेना था किस चीज का? वो रात में है ना। तो भी मिस होएगा ना 8 बजे तक रखोगे तो। ठीक है, मैं तुम मान लो कि आरसीबी फाइनल जीत गई, मान लो। मान लो क्या सर, जीतने ही वाली है इस बार नहीं होएगा। मैं भी चाहता हूँ कि हारे ना। हाँ वही सर। हाँ, तो हम तो कितने दिनों से चाहते हैं कि वो हारे ना, लेकिन वो वही करते हैं, तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे, हारेंगे। यस भाई, ऐसा ना हो, लेकिन वो मान लो कि कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन कल का जबरदस्त मैच हुआ। देखा सर आपने 2 बजे तक चला। हाँ 2 बजे तक। हमने नहीं तो सोचा 12 बजे। मैं मतलब मेरा नॉर्मल शेड्यूल ही वही है कि मैं 2 तक जागता हूँ। 1:30 तक तो मिनिमम नॉर्मल शेड्यूल है, मैं 1:30 पे ही सोता हूँ। मैं जागता नहीं, मैं मैच खेल से। अच्छा ठीक है फिर। अच्छा बात है कि लास्ट 1-2 मैच बचे हैं। ए इंटरेस्ट है तो देखने का, नहीं है तो अपना अपना पढ़ाई करने का। जिसको इंटरेस्ट है वो देखे। हाँ इसमें फाइनल हम मैच में जिसको इंटरेस्ट है वो देखे, हम बाकी तो अपना काम करें। खाना होना ये। किस पे फोकस करना है अभी हमें? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे। अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमें क्या डिस्कस करना है कि मेनली उसकी लोकेशन। पहला तो चीज क्या है? उसकी लोकेशन, उसके बाद में उसके कवरिंग्स, उसके बाद में उसकी प्रोटेक्टिव लेयर, उसके बाद में उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या क्या बोला मैंने? उसकी लोकेशन, उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। ऐसे 4 चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो पहले तो उसकी लोकेशन याद रखो। लोकेशन किधर है? इमेजिन करो
ये वाला अपना एक इधर एक बोन है, इधर क्या है बोन है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। उसको क्या बोलते हैं स्टर्नम। इस स्टर्नम से इधर जाते हैं रिब्स, इधर क्या जाते हैं रिब्स। तो ये एक रिब्स, दूसरी रिब्स, तीसरी रिब्स, चौथी रिब्स, ऐसे 12 रिब्स है। एक साइड से कितने रिब्स है 12, इधर से 12 और इधर से 12, और दोनों बीच में किससे ज्वाइंट है स्टर्नम से। उसके बाद में जो स्टर्नम है वो स्टर्नम का जो अपर एंड है, उस अपर एंड में पहली रिब जाएगी, तो वो जो अपर एंड है उसको बोलते हैं मैन्यूब्रियम स्टर्नाई। मैन्यूब्रियम स्टर्नाई, ये मैंने स्केलेटल सिस्टम में बताया था। उसके बाद ये जो नीचे वो है उसकी वो बॉडी है, वो क्या है बॉडी। और लास्ट में जो एंड पॉइंट है नीचे का उसको जिपॉइड प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस जिपॉइड प्रोसेस। अब ये जो स्टर्नम है उसको रिब्स यहाँ से कनेक्टेड है, तो इसमें पहली रिब जाएगी, दूसरी रिब जाएगी, तीसरी रिब जाएगी, चौथी रिब जाएगी। अब इस पहली और दूसरी के बीच में फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस होता है। पहले की और दूसरी के बीच में क्या है फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। फिर दूसरी और तीसरी के बीच में सेकंड इंटरकोस्टल, थर्ड इंटरकोस्टल और फोर्थ इंटरकोस्टल। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमको मिलेगा हार्ट। मतलब हार्ट का जो बीट है मेनली वो बीट कहाँ सुनाई देता है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, तो उसको बोलते हैं एपेक्स बीट। वहां पे क्या सुनाई देता है एपेक्स बीट। तो हार्ट की लोकेशन मेनली लेफ्ट साइड में है, थोड़ा सा किधर है लेफ्ट साइड में। तो एक्चुअल लोकेशन कहाँ है वो देखो। तो ये स्टर्नम बोन है, ये क्या है स्टर्नम बोन। इधर वाला अपना एक लंग्स है, इधर वाला अपना दूसरा लंग्स है। तो इसके बीच में जो स्टर्नम के नीचे एक स्पेस है, क्या है स्पेस है, उस स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टिनम। क्या बोलते हैं मीडियास्टिनम। मीडियास्टाइनम क्या है, तो मीडियास्टिनम क्या है, इट इज द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू लंग्स। दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। तो मीडियास्टिनम में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में एक इस तरफ मैंने कहा था कि लेफ्ट लंग में थोड़ी सी नॉच है, उसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। और इधर ऐसा कौन लोकेटेड है हार्ट लोकेटेड है, थोड़ा लेफ्ट साइड में है, ठीक है। और उस लेफ्ट साइड में उसका अपेक्स बीट, उसका जो साउंड मतलब जो बीट मिलता है वो कहाँ मिलता है फोर्थ इंटरकोस्टल या फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। और उसमें फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मेनली हम लोगों को जरूरी क्या है, मेनली हम लोगों को जरूरी है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। कौन सा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आपके बुक में दो डायग्राम वहां पे शो की है, देखो एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, दोनों भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, लेकिन कैसे दिया है, एक पोस्टीरियर व्यू से दिया है और एक एंटीरियर व्यू से दिया है। एक पोस्टीरियर व्यू से और एक एंटीरियर व्यू से। उसमें तुमको कुछ दिखाया हुआ है, देखो एक बेस दिया हुआ है, एक एपेक्स दिया हुआ है। बेस और एपेक्स मिला तुमको, तो बेस जो है वो कहाँ दिया है तुमको नीचे की तरफ है, और एपेक्स किधर है ऊपर की तरफ है। ऐसा है, बेस ऊपर की तरफ दिया है, देखो एक बार अच्छे से, एपेक्स नीचे की तरफ दिया है और बेस ऊपर की तरफ दिया है। तो तुमको पूछा जाए तो उसको देख के बताने का, तुम लोग कंफ्यूज होते हो। नॉर्मली क्या होता है, देखो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है ना, नीचे की तरफ थोड़ा सा ये रहता है, कैसा ऐसा है, नीचे की तरफ एपेक्स है और ऊपर की तरफ थोड़ा ब्रॉड है, बेस है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसा उसको बोलते हैं। पहले मैं तुमको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बताऊंगा, उसके बाद हम डीप में जाएंगे एक्सटर्नल और पोस्टीरियर व्यू और एंटीरियर व्यू के। उसमें ज्यादा डिटेलिंग तुमको नहीं पता होनी चाहिए, तुमको थोड़ा थोड़ा बेसिक उधर दिया है उतना ही तुमको याद होना चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें हैं तो वो नहीं है। पहले तो हम इंटरनल का देखते हैं, जो मैंने उस दिन भी तुमको एक बार बताया था, मे बी बताया था, ऐसा कहा था मैंने। ये इमेजिन करो कि ये क्या है, हार्ट है, क्या है हार्ट। तो ये हार्ट में मैंने 4 चेंबर बनाए रेड से। तो ये वाला चेंबर है राइट एट्रियम, ये वाला चेंबर है लेफ्ट एट्रियम, ये वाला चेंबर है राइट वेंट्रिकल, ये वाला चेंबर है लेफ्ट वेंट्रिकल। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां से एक ट्यूब ऊपर जाती है, उस ट्यूब का जो नाम है वो नाम है एओर्टा। उस ट्यूब को क्या बोलते हैं एओर्टा। और इस
राइट वाले से भी एक ट्यूब ऊपर जाती है, उस ट्यूब को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है उसका? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कहाँ जाती है? लंग्स के अंदर जाती है। कहाँ जाती है? लंग्स के अंदर जाती है। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाएगी और लंग्स से फिर आर्टरी नीचे आती है और वो नीचे जाती है और एंटर होती है किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। उसको आर्टरी नहीं बोलते हैं, सॉरी, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। उसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन। इधर से क्या गई थी? पल्मोनरी आर्टरी। इधर से कौन आई है? पल्मोनरी वेन। तो याद इतना हमें रखना है कि कौन से पार्ट को मैं क्या नाम दे रहा हूं। ये जो एओर्टा है ना, ये एओर्टा बाद में बॉडी के तरफ जाता है। किधर जाता है? बॉडी के तरफ। और बॉडी में जाके अलग अलग आर्टरीज को बनाता है। फॉर एग्जांपल किडनी को जाएगा तो रीनल आर्टरी बना देगा। उसके बाद में और किसको जाएगा? अगर ये गया स्टमक को तो गैस्ट्रिक आर्टरी बना देगा। कौन सी आर्टरी? गैस्ट्रिक आर्टरी। तो अलग अलग ऑर्गन के पास कौन जाता है? एओर्टा। समझा इतना? अब इधर क्या है? इधर क्या है? इधर क्या है? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं, पता है? नहीं पता है ऐसा बोलो ना। सर अभी तक नहीं बताया तो नहीं पता है। सुनो, नाम है, इसको बोलते हैं सुपेरियर वेना क्यावा। इसको क्या बोलते हैं? सुपेरियर वेना क्यावा। इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना क्यावा। ये बताया था मैंने, बताया था। सुपेरियर वेना क्यावा है, इंफीरियर वेना क्यावा। ये क्या करते हैं? बॉडी के लोअर पार्ट से कौन सा ब्लड लाते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये क्या करते हैं? बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कौन सा ब्लड देते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। अब सिचुएशन क्या थी? इधर से ब्रेन से आएगा, ऊपर के पार्ट से आएगा, इधर से नीचे वाले जितने पार्ट से वो देंगे। सारा ब्लड CO2 वाला किसके अंदर जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद में यहाँ से एंटर होगा राइट वेंट्रिकल में, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी जाएगा लंग्स में। लंग्स के अंदर तुमको पता है अल्वियोलस के अंदर O2 था, वो O2 इधर आएगा और इधर से CO2 बाहर जाएगा। और CO2 बाहर कहाँ चला जाएगा? नोज से, बॉडी से बाहर। और जो O2 नया आया है वो O2 किसके अंदर एंटर होगा? फिर से पल्मोनरी वेन के अंदर। पल्मोनरी वेन उसको कहाँ लेकर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम उसको कहाँ लेकर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल उसको कहाँ दे देगा? एओर्टा में। और एओर्टा उसको कहाँ ले जाएगा? बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। हर एक पार्ट्स में पहुंचेगा, वहां पे सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, वहां पे फिर उस O2 का यूज होगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। फिर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी और बाद में उस एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद में वहां जो CO2 बनेगा वो वापस से SVC या फिर IVC के पास आएगा, फिर राइट एट्रियम में आएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से बॉडी से बाहर चला जाएगा। ये समझा तुमको? ये ऐसा सर्कुलेशन होता है। तो ये जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। ये किसका स्ट्रक्चर है? इंटरनल स्ट्रक्चर। लेकिन अभी मैंने पूरी चीजें तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की है। यहाँ पे अभी भी मैंने तुमको कुछ चीजें नहीं बताई है। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर में मैं वो सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हें वो याद रखनी है क्या बता रहा हूँ। पहली चीज है कि इन 3-4 चीजों को क्या बोलते हैं। ये देखो, ये इसको यहाँ पे ओपन करवा रहा है और ये इसको यहाँ पे ओपन करवा रहा है। मतलब दोनों के कनेक्शन पॉइंट पे ये है, इसके और इसके कनेक्शन पॉइंट पे ये है, इसके और इसके कनेक्शन पॉइंट पे ये है, इसके और इसके कनेक्शन पॉइंट पे ये है। समझा? इनको बोलते हैं वाल्व। क्या बोलते हैं? वाल्व। वाल्व का क्या काम है? इधर से कुछ चीज इधर आ जाए तो इसको वापस जाने नहीं देना है, प्रिवेंट करना है उसका बैक फ्लो। ब्लड इधर आ जाएगा, भर जाएगा तो वापस जा सकता है, लेकिन उसको वापस फिर से ले जाने का नहीं है, अपने को आगे आगे भेजते रहने का है। तो यहाँ पे उसको क्या बनाए जाते हैं? वाल्व। इधर जो होती है वो होती है ट्राइकस्पाइड वाल्व। क्या बोला मैंने? ट्राइकस्पाइड। कस मतलब ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो वहां पे प्रोटेक्ट करते हैं। इधर ये कैसे? ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, इमेजिन करो। ओपनिंग में
और ये जो ओपनिंग है अभी ये ओपन है, फिर पास में आ जाते हैं, क्लोज हो जाएंगे तो फिर ओपनिंग बंद होती है, फिर बाजू में जाएंगे तो ओपनिंग स्टार्ट होती है, तो फिर वहां से ब्लड जाते हैं। तो नॉर्मली ये कितने कस्प है? 3 कस्प है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? ट्राइकस्पाइड वाल्व। कौन सी वाल्व? ट्राइकस्पाइड वाल्व। और दूसरे वाले इस तरफ जो है वो कितने कस्प दिख रहे हैं तुमको? 2 ही कस्प दिख रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाइकस्पाइड वाल्व। बाइकस्पाइड वाल्व। इतना समझा सबको? एक है ट्राइकस्पाइड वाल्व और एक है बाइकस्पाइड वाल्व। क्या बता रहा हूं तुमको अभी मैं? कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, उसमें क्या मिलेगी? इन बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल देयर इज अ वाल्व नोन एज ट्राइकस्पाइड वाल्व, एंड इन बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल नोन एज बाइकस्पाइड वाल्व। इतना समझा? उसके बाद ये है पल्मोनरी आर्टरी और ये है राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में भी क्या मिलेगी? वाल्व। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, इसको बोलेंगे एओर्टिक वाल्व। पल्मोनरी वाल्व या फिर एओर्टिक वाल्व। ये जो है ना, ये आधे चांद के तरह होते हैं। ईद में देखा है तुमने आधा चांद? वो चांद के तरह ये दिखते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व। इन दोनों को भी क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनार वाल्व। ल्यूनार डेज मालूम है? ल्यूनार कैलेंडर, चंद्रमा की इसके ऊपर चलता है वो ल्यूनार चंद्र का, और एक कॉमनली हम ल्यूनार बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको ल्यूनार बोलते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा है? आधे चांद की तरह। सेमी मतलब आधा, ल्यूनार नहीं हो रहा इमेजिन, याद रखना है, चांद को ही ल्यूनार बोलते हैं। तो ये सेमी ल्यूनार वाल्व होते हैं। ये क्या है? सेमी ल्यूनार वाल्व्स। वाल्व्स का काम क्या है? कोई भी मटेरियल का बैकफ्लो होने देना नहीं है, इसलिए वहां पे ओवर बनाए जाते हैं। इससे इधर आएगा तो वापस ना जाए, इसलिए इधर क्लोज हो जाएंगे। ओपन है तब तक तो जाएगा, वापस जाएगा नहीं। सेम इधर भी आएगा, वापस जाएगा नहीं। इधर से भी ऊपर जाने लगा तो नीचे भी आ सकता है ना, तो इसने भेजा ही क्यों है? क्योंकि उसको ऊपर भेजना है, तो वापस ना आए, इसलिए इसको क्लोज कर दिया जाता है। समझा? ठीक है, 2 मिनट का तुम्हें ब्रेक है। कब तक है अपना? 8:30 तक है? 7:30 तक है। अभी तक 45 मिनट्स हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलो हमारा ब्रेक खत्म। अगला, अब तक जो नाम तुमको मैंने बताए वो तुम्हें याद रखने हैं। पहले तो चीज तुम्हें मैंने एक एक्सेप्शन के बारे में बताया था। अपने बॉडी में एक एक्सेप्शन है, एक ही ऐसी आर्टरी है जो CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है,
और एक ही ऐसी वेन है जो O2 को ट्रांसपोर्ट करती है। नॉर्मली क्या होता है, हर बॉडी की वेन CO2 ले जाती है, क्या ले जाती है, CO2, और हर बॉडी की आर्टरी क्या ले जाती है, O2। नॉर्मली बात है, एक एक्सेप्शन है जिसमें क्या हो रहा है, उनके फंक्शन अलग हो रहे हैं। वो फंक्शन ये है, इसको मैंने क्या नाम दिया है, पल्मोनरी वेन, जो क्या ट्रांसपोर्ट कर रही है, O2 का ब्लड। वेन है तो क्या चाहिए था, CO2 का। तो बॉडी का हर वेन जो है वो CO2 ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन एक ही वेन है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, O2। और बॉडी का एक ही आर्टरी है जो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, CO2। आर्टरी है लेकिन क्या ट्रांसपोर्ट करना चाहिए था, O2। तो तुम्हें क्वेश्चन आता है कि पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट CO2 ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, and pulmonary vein transport oxygenated blood, it is the exception। ये याद रहेगा तुम सबको, मैंने वो क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर करवाया है ऐसा मुझे लग रहा है, फिर बाद में और डिस्कशन होगा तो देखेंगे। उसके बाद में अब तक हमने जो जो पढ़ा उसमें सारी चीजें तुमको याद करनी है। अब ये स्ट्रक्चर्स तुम्हें याद रहेंगे, मुझे तो लगता है रहेंगे, सारे नाम तुम्हें याद होने चाहिए। कुछ किसको क्या बोलेंगे वो तुम लोग मुझे बताओगे, मैं यहाँ पे पेन रखूंगा और तुम बताओगे कि सर हाँ इसको हम ये बोलेंगे, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ तुमको, ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और डीप में फिर मैं पूछूंगा साथ में आगे। हार्ट की जो कवरिंग है, मैंने कहा था हर एक ऑर्गन को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। हार्ट की जो कवरिंग है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम क्या करती है, ऐसे यहाँ से कवर करती है और पूरे हार्ट को कवर करेगी। किसको कवर करेगी, पूरे हार्ट को। उसके अंदर एक लिक्विड भी होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। कवरिंग का नाम क्या बताया मैंने, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और उसके अंदर कौन सा फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। काम क्या है, बाहर से होने वाले डैमेज से बचाने का। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेजेस, समझा। नेक्स्ट, अंदर होने वाले डैमेज से नहीं, वो अंदर का किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है, वो गलत कर रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, ये बाहरी डैमेज से। नेक्स्ट, पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड। अगला, अगले पार्ट्स याद रखो कि अपना जो हार्ट है, इस हार्ट की जो वॉल है, वॉल तीन तरीके से, तीन लेयरों से बनी है। कितनी लेयरों से, तीन लेयरों से। इमेजिन करो, बाहर से कौन है, पेरिकार्डियम। कौन है, पेरिकार्डियम। उसमें कौन है, लिक्विड। क्या नाम है उसका, पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसके बाद में ये जो हार्ट की वॉल है, इमेजिन करो ये वॉल है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये जो वॉल है इसमें कितने तरह के लेयर्स है, तीन तरह के लेयर्स है। कितने तरह के लेयर्स है, तीन। तो जो बाहर की लेयर है, सबसे बाहर एक लेयर होती है, इसके बाद में बीच में एक लेयर होती है, और उसके बाद में सबसे इनर में एक लेयर रहेगी, और ये अपना ये अंदर का चेंबर रहेगा। इधर क्या रहेगा, अंदर का चेंबर। तो उसमें ये आउटर तो पेरिकार्डियम है, तुमको याद है कि इसमें फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ऑर्गन को डैमेज होने से बचाती है। बराबर है, बराबर है। नेक्स्ट, उसके बाद ये तीन लेयर है। सबसे इनर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। उसके बाद में बीच वाली जो है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। और सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। सबको इतना याद रहेगा। तो तीन लेयर है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। एंड फोर्थ इज द पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम इज द प्रोटेक्टिव लेयर, कवर्स द हार्ट। समझा। उसके अंदर के लिक्विड को बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। इतना सबको समझा। नेक्स्ट, ये जो हार्ट है ना, अब इसके तुम्हें तो कवरिंग्स के बारे में पता चला कि तीन कवरिंग है,
साथ और चौथी बाहर से और एक अगेन प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसको बोलेंगे नेम। क्या हुआ, थक गए? नहीं ना, ठंडी लग रही है क्या? नहीं ना लग रही है? नहीं। हाँ वो तो मैं पूछ रहा हूँ, हाँ या ना। ओके नेक्स्ट। और तुमको कुछ चीजें बतानी है, लेकिन वो इस डायग्राम में नहीं होगी। मैं डायग्राम चेंज करता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। इधर तक का याद रहेगा तुमको? इधर तक का याद रहेगा सारे पार्ट्स? अब मैं मेंशन करूंगा, तुमको बताने हैं कि वो पार्ट का नाम क्या हो सकता है। ठीक है, सुनो। इट इज ओनली और अंडरस्टैंडिंग पर्पज। हाँ, ये जो डायग्राम है ये रियलिटी में ऐसी नहीं है, बस ये किस चीज के लिए बनाई जाइए जा रही है, हमें समझने के लिए, इजी हो जाए समझना। नहीं तो तुम कहोगे सर ऐसे तो नेचुरली हार्ट ऐसा ही होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल नेमिंग अगर हमें देनी है तो तुम लोग नेमिंग करो। अभी बोलो इसको क्या लिखूं? इंपीरियर वेना क्या हुआ? इसको क्या लिखूं? सुपीरियर वेना क्या हुआ? इसको क्या लिखूं? कोई भी वेन है जो ऑर्गन से आ रही है, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल किडनी से आ रही है तो कौन सी वेन? रीनल वेन, बराबर है। ये जो है ये कौन है? राइट एट्रियम। राइट क्या है? एट्रियम। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है? बाइकस्पाइड वाल्व। बाइकस्पाइड वाल्व, ठीक है। ये क्या है? ट्राइकस्पाइड वाल्व। ये कौन सी ट्यूब है? कौन है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। और ये कौन सी वाल्व है? पल्मोनरी वाल्व। कौन सी वाल्व है? पल्मोनरी वाल्व। इधर कौन सी वाल्व है? ये कौन है? ये कौन गया ऊपर? एओर्टा। इसको ही क्या बोलते हैं? एओर्टिक वाल्व। कौन सी वाल्व? एओर्टिक वाल्व। और दोनों को भी हम क्या बोल सकते हैं? सेमी ल्यूनार वाल्व। कौन सी वाल्व? सेमी ल्यूनार वाल्व। उसके बाद में ये एओर्टा नीचे जाएगा तो क्या बना देगा? अलग अलग आर्टरी बनाएगा, अलग अलग आर्टरी। तो मेनली कौन सी आर्टरी होगी अगर हम किडनी की तरफ जा रहे हैं? तो रीनल आर्टरी रहेगा। इतना याद। नेक्स्ट, आगे तुम्हें ये तो पता है, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। उसके बाद याद रखो यहाँ पे हमें कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करने वाले टिश्यू को भी देखना है। हमारे बॉडी में मेनली ऐसे कौन से टिश्यू है जो सिग्नलिंग का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, कौन है? न्यूरॉन्स। कौन है? न्यूरॉन्स। उसको बोलते हैं नर्व सेल। कौन सी सेल? नर्व सेल। तो नर्व सेल ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो नर्व सेल हमारे पास अलग अलग यहाँ पे कुछ मतलब स्टेशंस है, कुछ वहां पे पॉइंट्स है जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं उसको? नोड्स। तो अलग अलग अपने पास नोड है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करती है। तो इस कोने में, कौन से कोने में? राइट कोने में, राइट एट्रियम के राइट साइड में। तो अपर राइट कॉर्नर में एक नोड होती है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करती है, और वो अपनी स्टार्टिंग में हार्ट में सबसे पहले कभी सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं तो वो कौन करती है? ये वाली नोड, उसको बोलते हैं एस
एन नहीं, एस ए, क्या बोलते हैं, एस ए नोड। कौन सी नोड, एस ए नोड, उसको बोलते हैं सीनो आर्ट्रियल नोड, एस ए एन, सैन, सीनो आर्ट्रियल नोड, एस ए नोड। क्या बोलेंगे हम लोग अभी से, एस ए नोड। इट इज सिचुएटेड एट राइट साइड ऑफ, या फिर अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। इसके कनेक्शंस होते हैं, इसके कनेक्शंस होते हैं लेफ्ट कॉर्नर के तरफ, और इसके बीच में वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में यहाँ पे भी एक नोड होती है। यहाँ पे भी क्या है, एक नोड प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं एवी नोड। कौन सी नोड, एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। कौन सा वे नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्यों कहा है ऐसा एट्रियो वेंट्रिकुलर, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कनेक्ट होती है इन दोनों के बीच में, तो ये दो वेंट्रिकल्स के बीच में कुछ न्यूरॉन के बंडल्स है। मैंने कहा ना ये न्यूरॉन है, ये न्यूरोनल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ में। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जनरेट होता है, तो ये एसए नोड है। फिर उसको कनेक्ट करेगा एवी नोड। एवी नोड के पास वो आते हैं, एवी नोड भी कुछ बना सकती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, वो भी आगे जाके आगे ट्रांसफर होते हैं दो वेंट्रिकल्स के बीच में, और उस पॉइंट को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या है, वो भी एक बंडल है न्यूरॉन का ही, उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स है जो अंदर से दोनों वेंट्रिकल के बीच में जा रहे हैं। उसके बाद में बंडल ऑफ हिस क्या करते हैं, हिस क्या करते हैं, ये पूरे कवरिंग में हार्ट के स्प्रेड हो जाते हैं, पूरे कवरिंग में जाएंगे। हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल हार्ट के हर एक सेल को देना है ना, उसके पास जाने के लिए इलेक्ट्रिकल वायर्स तो होने चाहिए, तो ये एज ए इलेक्ट्रिकल वायर्स काम करते हैं। इधर से सिग्नल लेंगे, पूरे हार्ट पे पहुंचाने का काम करते हैं। कैसे जाएगा, ऐसे नोड जनरेट करेगा, एवी के पास भेजेगा, एवी बंडल ऑफ हिस के पास भेजेगा, और बंडल ऑफ हिस एक और स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर्स। कौन से फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स, जो स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट द हार्ट, और पूरे हार्ट में सिग्नलाइज करने का काम कौन करेंगे, हार्ट को सिग्नलाइज, ये परकिंजे फाइबर्स। तो जनरेट कहां से होते हैं, एसए नोड से। फिर कहां ट्रैवल होंगे, एवी नोड। मतलब एसए नोड से यहां तक आते टाइम ये यहां की एरिया को दे देता है, एवी नोड यहां की एरिया को दे देगा थोड़ा सा, फिर ये यहां की एरिया को देना चालू करते हैं, फिर ये पूरे हार्ट के आउटर कवरिंग्स को दे देते हैं। सिग्नल देने का है बस, तो ये इलेक्ट्रिकल चेंज वहां पे बताने का कि ऊपर से ये इलेक्ट्रिकल चेंज आया है कि तुम्हें स्पीड इंक्रीज करनी है, तुम्हें स्पीड डिक्रीज करनी है, वो एक सिग्नल होता है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चलता है। और वो कौन देता है, पहले तो एसए नोड स्टार्ट करता है, वो स्टिमुलस जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाता है। तो ये हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। कौन सी मेकर, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इसके पास जाके ये पूरे हार्ट के तरफ भेजने का काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं पेस सेटर ऑफ द हार्ट। सेटर, कौन सा, पेस सेटर ऑफ द हार्ट। ये पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ये पेस सेटर ऑफ द हार्ट। तो दो पूछ सकते हैं कभी कभी, एसए नोड इज आल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट, एवी नोड इज नोन एज पेस सेटर ऑफ द हार्ट। समझा इतना तुमको, नेक्स्ट इधर तक पार्ट समझे, इतना आइडिया आया, ओके। इधर से क्या रहेगा, क्या रह चुका है इस डायग्राम में, इधर वाली पल्मोनरी वेन कौन रह गई है, पल्मोनरी वेन। वो जाके किसको मिलती है, लेफ्ट एट्रियम में जाके मिलती है, तब अपना सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। जाओ तो एक बार हार्ट में वो सारे जितने नाम अभी तक बताए उतने दिखते हैं कि वहां पे देखो,
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पीछे है, मिले के वो नाम देखो एक बार। अब बाकी जो नाम बाकी है वो मैं बताऊंगा, वो नहीं, बाकी जितने हैं उतने देखो बस। जो नहीं बताए वो मत देखो, उसको स्किप करो, मैं पढ़ाऊंगा वो अभी। देखे नेक्स्ट, आर्टरी और वेन के बीच में जो छोटी छोटी वेसल्स होती है उनको कैपिलरीज बोलते हैं, मालूम है ना? हाँ, तो इनके ये एक वेन है, ये एक आर्टरी है, तो इसके बीच में क्या रहेंगे? कैपिलरीज। आगे आगे 3-4 नाम है जो मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने हैं। पहला नाम है कॉर्डेट टेंडिनी। क्या है? कॉर्डेट टेंडिनी। दूसरा नाम है कॉलमने कॉर्ने। दूसरा नाम है कॉलमने कॉर्ने। तीसरा नाम है यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब या फिर यूस्टेचियन वाल्व भी बोलते हैं। और एक नाम है थेबेसियन वाल्व। थेबेसियन वाल्व। और एक नाम है फोरामेन ऑफ ओवेल। फोरामेन ऑफ ओवेल। और एक नाम है डक्टस। क्या है? डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस। तो कितने नाम है हमारे पास वो याद रखो, बाकी के जितने हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। जो बच्चे हैं वो सुनो। पहला क्या है? कॉर्डे टेंडिनी। कॉर्डे टेंडिनी। कॉर्डे टेंडिनी क्या है पहले समझ लो, होता क्या है। इमेजिन करो ये एक ऊपर बॉटल है किसके पास? दो जल्दी से। इसमें से पानी क्यों नहीं गिर रहा है? इसके ऊपर कैप लगा है। इमेजिन करो ये जो कैप ऐसी है ना, ये कैप फॉर एग्जांपल ये 3 चीजें है ना, ये 3 चीजें अगर ऐसा क्लोज होती फिर ये भी एज अ कैप परफॉर्म करती, और ये बाजू हो जाती तो कैप ओपन हो जाती, फिर से क्लोज हो जाती तो कैप बन जाती, फिर से बाजू हो जाती तो कैप ओपन होती। तो इधर से जो कनेक्ट है उनको बाजू दूर पास दूर करने के लिए इधर भी वैसा ही है। इधर कैसा है? ऐसे 3 कस्प है। क्या है? 3 कस्प। पास में आते हैं तो बंद हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं तो ओपन हो जाते हैं, तो फिर दूर चले जाएंगे तो पेस मिलता है, तो यहाँ से लिक्विड है वो नीचे गिर जाता है। तो ऐसा होता है। तो इधर से तो कुछ चाहिए ना, उनको खींचने के लिए पास में खींचेंगे दूर से कोई तो वो पास में आ जाएंगे, और रिलीज कर देंगे तो फिर दूर हो जाएंगे। तो उसको बोलते हैं, यहाँ पे जो मसल्स है हार्ट के अंदर, मसल्स जो हार्ट की कवरिंग से, इस कवरिंग से यहाँ पे इन कस्प को क्या ऐसे कुछ टेंडन्स होते हैं। मसल के क्या होते हैं? टेंडन्स, जो इसको कनेक्ट करते हैं, जो इसको क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो उसका वाल्व का क्लोज और ओपन, क्लोज और ओपन वो किसके हिसाब से चलेगा? इन टेंडन्स के हिसाब से। उसको बोलते हैं कॉर्डे टेंडिनी। कॉर्डे टेंडिनी ये मसल के टेंडन से जो किसको कनेक्ट है? कस्प, वाल्व के कस्प को कनेक्ट है। इतना समझा? बोला थैंक यू। अच्छा 2 मिनट उधर देखो।
ठीक है। ए क्यों किधर जा रहे हो? सुनो, अभी मैं चार्ज हो गया। हाँ, ग्लूकोज मिला है मुझे। ओके से माउंटेन ड्यू चाय था, माउंटेन ड्यू तो उठा से लाया बीच में। नेक्स्ट अगला पॉइंट, तो कोर्डे टेंडनी। पहला वर्ड क्या था अपना? कोर्डे टेंडनी। ये समझा तुमको? ये क्या है? ये मसल्स के टेंडन से जो वाल्व के कस्प के साथ में अटैच है, वो वाल्व को ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। अगला है कॉलमने कॉर्ने। नेक्स्ट कौन है? कॉलमने कॉर्ने। कॉलमने कॉर्ने क्या है? अपना जो हार्ट होता है ना, वो ऐसा प्लेन नहीं है अंदर से। अंदर से क्या नहीं है? प्लेन नहीं है। फॉर एग्जांपल ये प्लेन सरफेस है, ये अंदर का सरफेस होता तो ये कैसा सरफेस है? प्लेन। इसमें क्या होता है? इमेजिन करो ऐसा फोल्ड किए जाए। क्या किए जाए? फोल्ड किए जाए तो कैसा दिखेगा हार्ट का? थोड़ा मुझे इनर सरफेस कैसा, इधर एक फोल्डिंग है, इधर दूसरी फोल्डिंग है, ऐसा वो स्ट्रक्चर होता है। वो कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसा है। तो उसको बोलते हैं, उधर जो ऐसे फोल्डिंग्स है, ऐसा मानो कि वहां पे क्या है? थोड़े थोड़े फोल्डिंग्स है, उसको बोला जाता है कॉलमने कॉर्ने। उसको क्या बोलेंगे? कॉलमने कॉर्ने। उसके बाद में एक क्या है? यूस्टेचियन ट्यूब और एक क्या है? थेबेसियन ट्यूब। क्या दिया है उसको? और एक नाम हो सकता है, एक कॉलमने कॉर्ने भी बोलते हैं और एक क्या है? और एक कुछ नाम है उसको, उतना ठीक है। कौन सा वाल्व देख रहे हैं अभी हम लोग? यूस्टेचियन वाल्व और थेबेसियन वाल्व। वाल्व मतलब ऐसा है कि कुछ दो स्ट्रक्चरों के बीच में मिलेगा। किधर मिलेगा? दो स्ट्रक्चरों के बीच में मिलेगा। उसमें पहला जो है वो है यूस्टेचियन वाल्व। कौन सा वाल्व? यूस्टेचियन वाल्व। और दूसरा जो है वो कौन है? थेबेसियन वाल्व। जो थेबेसियन वाल्व है ना, वो एक मतलब अपने हार्ट को है ना, एक तो चीज है हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को खुद के भी ब्लड वेसल होते हैं। इधर से छोटे छोटे वेसल्स निकलते हैं, इधर से एओर्टा से, वो जाके खुद हार्ट को सप्लाई करते हैं। उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। उसको क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरीज। और कोरोनरी आर्टरी को और हार्ट को ज्वाइन करने के टाइम पे एक वाल्व है, छोटा सा वाल्व है, उसको बोला जाता है थेबेसियन वाल्व। कौन सा वाल्व? थेबेसियन वाल्व। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द हार्ट एंड कोरोनरी आर्टरीज, या फिर कोरोनरी साइनस भी बोलते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट एक है यूस्टेचियन वाल्व। ये कौन है? यूस्टेचियन वाल्व। ये जो अपना इंफीरियर और सुपीरियर वेना क्या हुआ है, इनको प्रोटेक्ट, इनको अंदर और ओपनिंग और बाहर से ये करने के लिए यहाँ पे भी एक वाल्व है, उसको बोला जाता है यूस्टेचियन वाल्व। तो किस किस के बीच में है? इंफीरियर वेना क्या हुआ, सुपीरियर वेना क्या हुआ, राइट एट्रियम। इनके बीच में जो वाल्व है वो कौन है? यूस्टेचियन वाल्व। रहेगा यार। नेक्स्ट एक है फोरामेन ऑफ ओवेलिस या फिर फोरामेन ऑफ ओवेल, और एक है डक्टस आर्टेरियोसस। क्या है? डक्टस आर्टेरियोसस। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, समझो। ये तुम्हें नहीं देना चाहिए था इतने जल्दी, लेकिन दे दिया है गवर्नमेंट ने, सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो मैं बता रहा हूं। क्या होता है, जब तुम छोटे हो, माँ के पेट में बन ही रहे हो, तब ये काम नहीं करता है। तब कौन काम नहीं करता है? लंग्स काम नहीं करते हैं। हार्ट का काम चल ही नहीं रहा है, मतलब हार्ट का काम तो चल रहा है, लेकिन लंग्स ऑक्सीजन नहीं दे रहे, वो बंद है। तो ब्लड इधर घूम के ऊपर जाने का कोई फायदा ही नहीं। तो ब्लड तब ऊपर नहीं ले जाते हैं। हम जब माँ के पेट में होते हैं तो दो कनेक्शन बनाए जाते हैं। एक कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी, किसके बीच में है? ये वाली पल्मोनरी आर्टरी और ये वाला कौन है? एओर्टा। इनके बीच में एक ओपनिंग होती है, इधर से ब्लड आएगा तो इधर चला जाता है, फिर इधर चला जाएगा। और एक ओपनिंग होती है इधर, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में दो होल होते हैं, होल ओपनिंग्स। जन्म के बाद में ये बंद हो जाते हैं, ये भी बंद हो जाता है। तो जन्म के बाद में इमीडिएट रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो ब्लड ऊपर जाना चाहिए, ये बंद रहेंगे तो ब्लड इधर जाएगा और इधर वापस निकल आएगा। तो अपना ये अच्छा नहीं है। जन्म के बाद में ये क्या हो जाते हैं? बंद होते हैं। जन्म से पहले ये क्या होते हैं? ओपन होते हैं। क्यों? तब अपना ये पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट नहीं हुआ है।
तो पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो ब्लड ऊपर लेकर जाने का कोई फायदा नहीं है, तो ब्लड को इधर से इधर डायरेक्टली दे देते हैं। माँ के पेट से हमको मिलता है ना, तो माँ के पेट से मिलता है तो वो बाकी के ऑर्गनों से फिर हार्ट से घूमता हुआ फिर से वापस माँ के पास चला जाता है, राइट। तब ऊपर लंग्स की तरफ भेजने में कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तो ये जो दो ओपनिंग्स है अपने बॉडी में बने, इनको हम नाम दे देते हैं। एक है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ ओवेल। क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ ओवेल। कब? बिफोर बर्थ। आफ्टर बर्थ क्या होगा? वो बंद हो जाएगा। आफ्टर बर्थ क्या होगा? बंद। कैसे बंद होगा? बहुत सारे डेड सेल वहां पे डाल देंगे, थोड़ा सा फाइब्रस मटेरियल वहां पे डाल देते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। बॉडी के पास मैकेनिज्म से हो, तो क्लोज होने के बाद उसका नाम चेंज करके उसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। क्या नाम देंगे? फोसा ओवेलिस। पहले क्या नाम था? फोरामेन ऑफ ओवेल। दूसरा क्या नाम दिया उसको? फोसा ओवेलिस। बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ, नाम याद रहेंगे, फोरामेन ओवेल, फोसा ओवेलिस। सेम इसके साथ भी होता है। ये पहले ओपन रहता है तो बोलेंगे डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस जब ओपन है। जब बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसस। बाद में क्या बोलेंगे? लिगामेंटम आर्टेरियोसस। और जब क्लोज है तब क्या बोलेंगे? ओपन है तब क्या बोलेंगे? डक्टस आर्टेरियोसस। फिर मैं क्या, अभी पूछा मैंने डक्टस आर्टेरियोसस क्या है, तो कैसे बताने का? इट इज द ओपनिंग फाउंड इन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज। हम जब बन रहे हैं, एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, हम फीटस बन रहे हैं, तब ये बनता है, तब ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन तब चालू नहीं हुआ है, ब्लड को ऊपर ले जाने में कोई फायदा नहीं है, ब्लड यहाँ से वापस दूसरे स्ट्रक्चरों की तरफ भेज दिया जाता है। तो एक टाइम पे बर्थ के टाइम से पहले वो ओपन रहते हैं और बर्थ के बाद में वो क्लोज होते हैं। तो दो स्ट्रक्चरों के अलग अलग नाम है। किसी किसी में ये परसिस्टेंट रहती है ओपनिंग, उसमें क्या होगा? बहुत सारा ब्लड ऊपर नहीं जाएगा, ब्लड इधर से इधर चला जाएगा, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड डायरेक्टली इधर जाएगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड ही नहीं हो रहा है। तो बहुत उसमें कैपेसिटी, अगर ये थोड़ा सा ओपन है तो बहुत ब्लड इधर नहीं जाएगा, लेकिन ये ज्यादा ही ओपन है तो फिर ब्लड इधर ज्यादा चला जाएगा, तो ऊपर से ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो उसको एनर्जी ज्यादा प्रोडक्शन करने का, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इससे भी क्या हो सकता है? कम ऑक्सीजन आया तो अनीमिया हो सकता है। अनीमिया हो सकता है, मैंने कहा है, बस एज भी कम होगा तो अनीमिया हो नहीं। ये भी ऐसे कुछ कारण है कि ऑक्सीजन कम हो जा रहा है बॉडी से, ठीक है, फिर भी ऐसे चांस है कि इसकी बॉडी में थोड़ा सा थकावट वगैरह हो, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का बॉडी में परसेंटेज कम होना यानी हाइपोऑक्सिया, क्या बोलते हैं उसको, एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं हाइपोऑक्सिया। पर मेनली हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो अनीमिया, ठीक है। ओके, कौन सा नाम रह गया उधर जो लिस्ट था अपना? कोई नहीं। अब तुम डायग्राम में जाके कोई भी नाम तुमको ऐसा मिले जो मैंने नहीं बताया वो ढूंढो। वो एक नाम बाकी है, और ओके, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ओके, और बाकी सारे नाम तुमको समझे? सुनो, यहां से ना अओर्टा से ये तो नीचे जा रहे हैं बॉडी में ब्लड लेकर, सारी आर्टरीज बनेंगे। यहां से ना दो आर्टरीज ओपन होती है और वो ब्रेन के तरफ जाती है। कहां से? हार्ट से, यहाँ से आर्टरी आएंगी और यहाँ से ब्रेन की तरफ ऊपर जाती है। उनको यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरोटिड आर्टरी। बहुत बड़ी वाली आर्टरीज है जो पूरा ब्रेन का सर्कुलेशन संभालती है। तो बहुत बड़ी आर्टरी, अगर यहाँ से कट भी किया जाए ना, वो आर्टरी से ब्लड अगर उड़ेगा तो डायरेक्टली इधर तक जा सकता है, पूरे वॉल तक वो जा सकता है, इतना प्रेशर होता है उसमें, तो ज्यादा प्रेशर होता है उसमें, और उसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। किसको ब्लड सप्लाई करेगी? ब्रेन को। और किधर से निकलती है? ये वाले एओर्टा से।
एवोर्टा को मैं तीन तरीके से बोल सकता हूँ। देखो ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो असेंडिंग एवोर्टा, ट्रांसवर्स एवोर्टा और डिसेंडिंग एवोर्टा। तो ट्रांसवर्स एवोर्टा से अपने पास क्या ओपन हो रही है, कैरोटिड आर्टरीज बन रहे हैं। तो यहाँ पे कैरोटिड आर्टरीज फॉर्म होंगे, ठीक है। वो किसको सप्लाई करेंगे, ब्रेन में। उसके बाद में ये जो बीच में है ना, ये बंडल ऑफ हीस है, लेकिन ये न्यूरॉन के कनेक्शन है। इसके अलावा भी मैंने ऐसा कुछ बनाया था ना, इसके अंदर दोनों को डिवाइड करवाया था ना। तो ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम था, जो दो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है, और उसके ऊपर ऐड करेंगे न्यूरॉन ट्रांसमिट करने वाली चीजों को, तो उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीस। तो इधर बंडल ऑफ हीस थे, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस, फिर पर्किंजे फाइबर्स, ठीक है। तो ये जो है, ये चार चीजें ये अपने न्यूरॉन्स के सिग्नलिंग को हैंडल करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। और बाकी जो चीजें थी वो हार्ट का स्ट्रक्चर थे। तो सारी चीजें ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं, और बाकी हार्ट का सारा स्ट्रक्चर थे। इतना सबको समझा। नेक्स्ट, इतना तुम्हें याद रखना है टोटल चीजें। कितना टाइम रह गया, 8 मिनट में, मतलब लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। 1.5 घंटे का लेक्चर था, 7:30 तक, मतलब 2 घंटे का लेक्चर था। 8 मिनट में अभी खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी गया लेक्चर, तुमको नहीं लगा जल्दी गया? अरे बोलने का है तुम्हें, मुझे रिप्लाई करने का। हाँ सर, हमें लगा ही नहीं ज्यादा टाइम हुआ है। अच्छा ठीक है, कुछ सुनना है? और मेरे पास तुम्हारे लिए और कुछ है जो मैं सुना रहा हूँ, सुनो। सुनना है? हाँ, वो उनके लिए है जो मेरी महफिल को अधूरा छोड़ के निकल जाते हैं। मतलब हाँ, नहीं मैंने अभी भी आते आते बस में लिखा था, लिख रहा है मैं उसमें। अच्छा, तो मैंने लिखा है, हमें छोड़कर आप गए, हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कहलाएंगे, बीच सफर में साथ छोड़ने वाले भी बिखर जाएंगे। हमें छोड़कर आप गए तो हम ये भी कहलाएंगे, बीच सफर में साथ छोड़ जाने वाले बिखर जाएंगे। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुना करे, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु बन रह जाएंगे। समझा? नहीं, अभिमन्यु को उसके माँ के पेट में था तब कुछ कहानियों से ये पता चला था कि कैसे वो चक्रव्यूह के अंदर घुसना है युद्ध करने के लिए, लेकिन वो जन्म हो गया उसका, वो ये कहानी सुनाई नहीं कि कैसे वो चक्रव्यूह से बाहर आना है। वो कहानी उसने नहीं सुनी थी। युद्ध करते करते वो चक्रव्यूह के अंदर बराबर चला गया, चक्रव्यूह में फंस गया, और बाहर उसको आने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसने आधी ही कहानी सुनी थी। तो पूरी कॉन्सेप्ट सुनना जरूरी है, नहीं तो तुम लोग भी अभिमन्यु बन जाओगे। तो मैंने जो अभी बताया है वो हाफ पोर्शन है, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, तो पूरी होगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी के लिए तुम्हें इतना सारा याद करके रखना है। नोट्स में नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाऊंगा इसके सर भी देंगे क्या? ठीक है। क्या चल रहा है? मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी है ना? अच्छा, मुझे लग रहा है तुम कुछ प्लान कर रहे हो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश। कुछ किया ऐसा जो आपको लगे कार्रवाई करना? मैं किसी का नॉर्मली तो किसी को तकलीफ नहीं देता हूँ जब तक कोई मुझे ना दे। जब किसी ने मुझे तकलीफ दी फिर भी मैं किसी को तकलीफ नहीं देता नॉर्मली। हाँ, गांधी जी का फैन नहीं हूँ लेकिन नहीं देता हूँ। क्यों देना किसी को तकलीफ? अगर कोई हमें ना दे तब देने का
नहीं, कोई दे दे तकलीफ तो फिर सोचने की बात है कि अब इसका करना क्या है। तो टाइम आके भगवान भी उसके साथ कुछ कर देता है या फिर हमें मौका देता है। ठीक है, ओके। अपना फोकस तो बस क्या है अभी, किसी को तकलीफ नहीं देना है, अपना काम करते रहना है। ठीक है सर, क्या है, एक सिचुएशन थी, भारत का एक बड़ा ही चतुर पॉलिटिशियन था। उस पॉलिटिशियन का नाम था चाणक्य। उसकी जो नीति थी, उसकी जो सोचने का तरीका था, वो एक टाइम पे क्या हुआ कि उसको अटैक करना था मगध राज्य पे। उसका जो शासक था वो थोड़ा सा ऐसा पब्लिक को तकलीफ देता था, ऐसा शासक था। उसके साथ चाणक्य की बनती नहीं थी। तो चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य ने उसके खिलाफ सेना बनाने की कोशिश की और उसका लीडर उन्होंने चुना चंद्रगुप्त को। सुना ये चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी। भारत का महान सम्राट चंद्रगुप्त जिसके कारण हुआ वो है चाणक्य। चाणक्य उसके गुरु थे। नहीं क्या सुना, चंद्रगुप्त मौर्य सुना नहीं तुमने? क्या हुआ मगध पे चाणक्य ने क्या किया, उसका शत्रु था कि उसको उसे खत्म करना था, वो राजा को हराना था और उसका सारा राज जीतना था। क्योंकि जो अपना चाणक्य था उसको और प्रजा को बहुत वो राजा तकलीफ दे रहा था। तो चंद्रगुप्त को थोड़ा सा उसने बनाया, थोड़ा सा ट्रेन किया और कुछ थोड़ी सी सेना जमा हुई। उसकी कुछ सेना ने अटैक कर दिया, बड़ा राज्य था मगध पे। मगध ने उसको, मतलब राज्य कैसा था मगध, वो सुनो। मगध के ऐसा सेंटर में उसका राजधानी था, ये मगध था। और मगध के छोटे छोटे सिटी थे। उसने डायरेक्टली छोटी सेना और अटैक कहाँ किया, मगध पे, राइट। बाद में जब यहाँ पे उसको हार मिली, तो वो हार का जब वहां पे चल रहा था कि क्यों हारे हम लोग, तो उसको समझ आया हमने सेंटर पे अटैक किया है, हमें सेंटर पे अटैक नहीं करना चाहिए था। जैसे कि खिचड़ी खाते टाइम तुम क्या करते हो, बाहर से खाते हो, प्लेट में लेते हो तो डायरेक्टली बीच से नहीं उठाते। बड़ी वाली प्लेट होगी तो तुम बाहर से खिचड़ी खाते हो, मतलब कवरिंग्स में से खाते हो ना खिचड़ी। मैं ही नहीं खाता ना, तुम भी खाते हो ना। तो बीच में जब हाथ डालोगे तो गर्म लगता है ना, तो बाहर से खाते हो। सिंपल करना था उसको कि बाहर के राज्य पहले जीतने थे। डायरेक्टली सेंटर में अटैक करेगा तो क्या मिलेगा, हार मिलेगी। तो ये गर्म लगेगा वो तो ठीक है, लेकिन मेरा बताने का जो है वो तुम ये समझो कि हर चीज एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम करें तो सक्सेसफुल होने के चांस है। ऐसा ही नहीं कि डायरेक्टली कोई बड़ी चीज सोचे और इमीडिएट हो जाएगी, ऐसा नहीं। स्टेप बाय स्टेप तो प्लान बनाओ, उसको अचीव करो, वो सारी चीजें। हो गया अपना लेक्चर। अभी पहले कौन जाएगा, मैं और कौन, फिर तुम लोग जाने की कोशिश करो। हाँ